हाँ तो मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू इससे पिछले वाली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार को देख लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के उसके आगे वाले प्रकार को पढ़ेंगे, जिसमें हम बाबू सबसे पहले जानेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसके बाद जानेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज इन चारों टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम बताते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप लोगों का पहला टॉपिक क्या है बाबू? उष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, उष्माशोषी मतलब जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण मतलब उष्मा लगता है, एनर्जी लगता है उसमें। तो अगर आपसे कोई बोले कि बाबू उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बोलेगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ये स्पष्ट है, उष्माशोषी, उष्मा का अवशोषण जिसमें होगा उसे क्या कहेंगे बाबू? उष्माशोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप बाबू यहाँ पे देख सकते हैं CaCO3। ठीक है, CaCO3 को यहाँ पे आपको बताया था, ये उष्मा का प्रतीक होता है, डेल्टा उष्मा का प्रतीक होता है। तो जब हम उष्मा की उपस्थिति इसको रखते हैं तो टूट के CaO और CO2 में बट जाता है। ठीक है, तो देखिए तो बाबू ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसमें उष्मा लग रहा है कि नहीं, उष्मा का अवशोषण हो रहा है कि नहीं, उष्मा लग रहा है कि ना। तो अब ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया बाबू? तो आपको ये गुरुजी ये आपका उष्माशोषी अभिक्रिया है। कोई भी अभिक्रिया हो जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा है बाबू आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा देखिए, उष्माशोषी में क्या होता है कि उष्मा का अवशोषण होता है और इसमें उष्मा निकलता है, मतलब उत्सर्जन होता है। दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा विपरीत है। इसमें उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, इसमें उत्सर्जन होता है। तो आपसे कोई बोले कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बोलेगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा बाहर निकलता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, बचपन में जब हम लोग दिवाली में का घर बनाते थे बचपन में, तो जाते थे मार्केट, और मार्केट में जाने के बाद हम लोग बोलते थे भाई अपन चूना देवो, वो चूना देते थे, हम लाते थे लोग और पानी में उसको कागज से डालते थे लोग। पानी में डालने के बाद वो थोड़ा सा हीट कर रहा था, बुलबुला करता था और उसमें से ताप निकलता था, भाप के जैसे उष्मा निकल रहा था ना। और इसी प्रकार से बाबू उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता था। ठीक है, देखिए ये रहा हम लोग का कली चूना। ये किसका सूत्र है? कली चूना का। कली चूना जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, मार्केट से खरीद के लाए H2O, मतलब उसमें क्या कर दिया बाबू? जल मिला दिए। बहुत ही फेमस एग्जांपल है बाबू। कली चूना में हमने क्या किया? जल को मिलाया, और जैसे ही जल को मिलाया तो बाबू पनिया जैसे ही मंगोली तो कौन चूना हो जाए? ये बुझा हुआ चूना हो गया। बुझा हुआ चूना आपको मिल गया, और बुझा हुआ चूना के साथ बाबू देखिए तो इसमें से उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है, भाप निकलता है, तो उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ये सबसे फेमस एग्जांपल है और VVI एग्जांपल भी है इसका। ठीक है, तो आपसे कोई बोले कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलिएगा गुरुजी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल को याद रखिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान के चलिए आप किसी के साथ दो आदमी एक टेबल बैठे हैं, दो आदमी बैठे हैं, और आपको कोई बोले कि बाबू वहां से हटो, तो आप कब हटिएगा? जब आपसे ज्यादा ताकतवर होगा तभी तो। कोनो खूब बढ़िया पतले हैं, कोनो मोटका बोला है चलो हटो जल्दी, तो इसका मतलब है वो आपसे ज्यादा ताकतवर है बाबू। वही विस्थापन मतलब कि कोई यौगिक पहले ही से अपने स्थान पर बेचारा चुपचाप चिपका है, और मैं कोनो थर्ड पार्टी पहुंचे बोलेगा चलो हट, तो बाबू वो ज्यादा आपसे ताकतवर है तो क्या करेगा? आपको वहां से डिस्प्लेस कर देगा, हटिए, और अब वो आपके स्थान पर बैठ जाएगा। और ऐसा जब घटना केमिस्ट्री में होता है तो हम उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ आ गया होगा? मैं आपको बताता हूं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, मन जो के पास ज्यादा पावर वाला अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित कर देता है। मतलब जो पावर वाला तत्व बा वो अपना से कम पावर तत्व के जो यौगिक के साथ बनल में से हटा देवेला
और ये अभिक्रिया के बाबू विस्थापन अभिक्रिया कहा जाला। यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विस्थापन अभिक्रिया। आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको कोई रिएक्शन दिया होगा तो कैसे पता चलेगा कौन अधिक क्रियाशील तत्व है, कौन कम क्रियाशील तत्व है? तो देखिए बाबू, मैंने आपको यहाँ पे क्रियाशीलता का श्रेणी मैंने बना दिया है। यहाँ पे जो जितना ही ऊपर है वो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। आपको मैं जब क्वेश्चन बैंक पढ़ाऊंगा तो उसमें पूछता भी है कि सोडियम को या पोटेशियम को बाबू क्रियाशील तेल में डुबा के रखता है, क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो देखिए बाबू, ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक के नीचे जाइएगा तो धीरे धीरे कम क्रियाशीलता, मतलब उसका श्रेणी कम होता है। जितना ही नीचे जाइएगा उतना ही क्रियाशीलता घटता है, मतलब ये रिएक्शन कम करता है, मतलब इसका पावर कम है। और जितना ही ऊपर जाइएगा बाबू, ये क्या होता है, उसका क्रियाशीलता और ही बढ़ता है, मतलब और ही पावर होता है किसी को भगाने में। तो देखिए बाबू, यहाँ पे पहले देखिए, यहां से ये पहले से कोनो यौगिक है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये बाबू जिंक बोला है इससे कि बाबू देख अब हमारी बनी, वो काम करते निकल। तो बाबू ध्यान से देखिए, तो इसमें देखिए तो ये जिंक यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, मतलब ये जो है कॉपर से जिंक बाबू क्या है, ताकतवर है ना। तो देखिए कॉपर नीचे, इसका मतलब इसका क्रियाशीलता कम है और ये अधिक है, तो बोले कॉपर तो बाहर निकल और ये जाके इसके साथ चिपक जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जिंक जाके SO4 से चिपक गया है और कॉपर को बाहर कर दिया है। तो वही बोला है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित कर देता है। देखिए तो उसके यौगिक से हटा दिया है और उसका स्थान ले लेता है। जहां पर ये था अपने खुद आ गया है, उसी अभिक्रिया को बाबू हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं एग्जाम में बाबू इसको बाबू पूछता है एकल विस्थापन। क्या बोलता है वो? एकल विस्थापन। घबराइएगा मत बाबू, इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। बोलिए क्यों? क्योंकि इसके नीचे बाबू आपको पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है, एक यौगिक क्या होता है, इसमें किसी एक पदार्थ के द्वारा एक ही पदार्थ का विस्थापन होता है। जैसे आपको मान के चलिए कोई यौगिक है, इसमें क्या होता है, एक कोई पदार्थ है, उसमें केवल एक ही तत्व को क्या करता है बाबू, उसके यौगिक के साथ विस्थापित करता है। तो बाबू इसे हम कह नहीं सकते हैं एकल, माने केवल और केवल एक बाबू पदार्थ का क्या होता है, विस्थापन होता है, इसलिए बाबू इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो आप लोग मेरे साथ बोलिए कि बोलिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलिए गुरुजी हम बहुत तेज हो गए बानी। इसमें क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो मोटका बा, जिसमें पावर है, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित करता है, उसको भगा देता है और उसका स्थान खुद ले लेता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और बाबू उसके लिए अगर आपको इस इक्वेशन को बनाना है तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, आपको क्रियाशीलता श्रेणी एकदम याद होना चाहिए। इसको बाबू आप लोग घोर के पी जाइएगा, ठीक है? याद रखिएगा, जितना ही ऊपर रहेगा उतना क्रियाशीलता ज्यादा, जितना ही कम जाइएगा उतना घटते जाता है, ठीक है? मान के चलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ दें कि निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, तो अगर ऑप्शन में पोटेशियम ना देखे, हाई दे, सोडियम दे दे, Ca दे दे, Mg दे दे, Al दे दे, और ये ना दे, तो बाबू ये आपका आंसर राइट होगा। और चारों दे दे तो सबसे अधिक ये होगा, तो ये होगा। बात समझ आ रहा है ना? तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि निम्न से कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, या फिर इस प्रकार से कभी कभी होता है। तो आपको ये कैसे बनाइए, कैसे आप इक्वेशन को लिखिएगा, आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग को पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो गुरुजी आपने जो बताया है कि जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसको यौगिक साथ विस्थापित करता है, इसमें दुगुना होगा? ऐसा नहीं है बाबू। इसमें बाबू क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब होता है बाबू क्या, आयन मतलब, अच्छा कुछ लोग अगर हम आयन बोलेंगे तो चार समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आयन का केमिस्ट्री में आयन ही होता है, प्लस माइनस, समझ में आ रहा है ना बाबू? तो अगर बाबू हम बोलेंगे यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो इसमें भी क्या होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। अब द्विविस्थापन क्यों है आपको मैं यही बता रहा हूं। इसमें डबल जो दो गो यौगिक है, इसमें क्या होता है, दो उधर का दो और इधर का दो अपने में साझा करता है। बात समझ ना? इसमें यौगिकों का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है। आप इसमें देखिए, यहाँ पे BaCl2 है, इसके पास प्लस वाला, इसके पास माइनस वाला है। और देखिए यहाँ पे Na2 है, इसके पास प्लस वाला, ये माइनस वाला। तो ई क्या करता है, ई जो प्लस वाला है इसके माइनस वाला के साथ चिपक जाता है, और ये प्लस वाला इसके माइनस वाला के साथ चिपक जाता है। यानी बाबू इसमें जो यौगिक बना है इधर, उसमें क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो कोई आपसे बोले बाबू द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
पदार्थों का निर्माण किन्हीं दो आयनों के आदान प्रदान से होता है। बात समझ आ रहा है? मान के चलिए इस इधर दुगो है, इधर दुगो है, इसके पास प्लस वाला माइनस वाला है, इधर भी प्लस वाला माइनस वाला है, तो ई माइनस वाला ये प्लस वाला जुड़ जाएगा और ये प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ जाएगा और उसके बाद जो पदार्थ बनता है तो इस प्रकार की जो विक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे साथ एक बोलिए, वैसी रासायनिक विक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण किन्हीं दो पदार्थों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। एग्जाम्पल आपके पास है, इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है, ये आपका माइनस है। बाबू ये आपका क्या है? वो प्लस है, ये आपका माइनस है। ये जाके प्लस वाला इन माइनस वाले के साथ चिपक जाएगा और ये वो प्लस वाला ई वाला माइनस के साथ चिपक जाएगा। देखिए यहाँ पे NaCl बन गया है और यहाँ पे H2S बन गया है। बात समझ में आवत है? तो होपफुली द्विविस्थापन अभिक्रिया को और विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। कितना लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया को बाबू उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं? उभय विस्थापन। अच्छा, उभय का मतलब ही दुगो होता है, आपको पता है ना? उभयचर का नाम सुना है ना? उभयचर मतलब जो जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। उसी तरह से उभय का मतलब ही होता है दो। तो उभय विस्थापन माने द्विविस्थापन। नाम अलग होने से रिएक्शन का नाम चेंज मत कर दीजिएगा, ठीक है? जैसे ये नहीं आपसे पूछ दे कि एकल विस्थापन तो गुरुजी तो विस्थापन मतलब मैंने एकल विस्थापन नहीं बतैले, तो मैंने आपको एकल विस्थापन इसी को कहते हैं या में, ठीक है? जैसे आपका भी दो नाम होगा, तीन को भी नाम हो सकता है आपका, उसी तरह अभिक्रिया का भी अलग अलग नाम होता है। बात समझ ना? तो द्विविस्थापन बोले उभय विस्थापन बोले दोनों एक ही होता है। तो बाबू आज मैंने आपको क्या क्या बताया है? उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी भी कहते हैं। उष्मा छोपी जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का निर्माण दो पदार्थों के आयनों के आदान प्रदान से होता है। बात समझ में आएगा? तो होपफुली बाबू ये जितना सारा टॉपिक आपको समझ में होगा, समझ में आता तो आप लोग कमेंट करिए, कोई डाउट होता है तो भी कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, ताकि हम सोचते हैं कि और भी बेहतर आपको दिया जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार, जय हिंद।